हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से आपका बिहार दरोगा का जो है एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 जो है आज से स्टार्ट किया जाएगा प्रैक्टिस सेट। ये आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चलिए पहला सवाल आपका बनाना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? महेंद्र वर्मन ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने या नंदी वर्मन ने? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है महामल की उपाधि धारण की थी। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है चालुक्य वंश के शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय को जो है पराजित करके जो इन्होंने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। इन्होंने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इन्होंने जो है चालुक्य वंश के शासक जो थे पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके जो है नरसिंह वर्मन ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा पल्लव वंश के शासक कौन थे? आपके सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के शासक कौन थे? सिंह विष्णु थे। आपके नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे पल्लव वंश के शासक थे। और पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? आपकी कांचीपुरम थी। क्या थी? कांचीपुरम, इसे याद रखिएगा। और महाबलीपुरम स्थित एकाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है महाबलीपुरम में स्थित एकाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। अब पल्लव शासक जो थे वो क्या था? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। और कांची में स्थित जो है कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची में जो है स्थित आपका कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो आपका महाबलीपुरम में स्थित एकाश मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो ये सारे आप फैक्ट याद रखिएगा। चलिए दूसरा कहाँ से बताइए क्या होगा। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? मौर्य काल में, संगम काल में, गुप्त काल में या चोल काल में? तो बताइए दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, तो गुप्त काल में। तो सर्वप्रथम मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल के समय हुआ। और गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? आपका श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? आपका श्रीगुप्त। इनके इस वंश के शासक जो थे चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? आपका 319 से 20 में किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत की स्थापना किया था। गुप्त संवत जो कैलेंडर था उससे शुरुआत किया था। और समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज के उपनाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध कवि हरिसेन जो था आपका समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका विष्णुगुप्त था। तो ये सारी चीज़ आप याद रखिएगा। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, देवभूति ने, वासुदेव ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो बताइए तीन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये क्या थे? आपके इंडो यूनानी शासक थे, ठीक है। ये थे यूनानी हिंद यूनानी शासक थे मिनांडर को जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है पराजित किया था। और पुष्यमित्र शुंग ने जो अपने कार्यकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, इसे भी याद रखिएगा। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? आपकी विदिशा। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? आपकी विदिशा थी। और भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने जो भरहुत स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। अब पतंजलि जो था पुष्यमित्र शुंग के सभा में ही रहते थे। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर जो है कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 345 ईसा पूर्व में या 312 ईसा पूर्व में? तो बताइए चार का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के संस्थापक थे आपके कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? आपका 345 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंडोकोटस कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा। और चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। प्रसिद्ध पुस्तक जो अर्थशास्त्र है यह विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य की जो पुस्तक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपका 305 ईसा पूर्व में जो है सेल्यूकस निकेटर को जो है इन्होंने हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा।
किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो बताइए 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे अंतिम में रचित वेद के रूप में अथर्ववेद को जाना जाता है। अगोपद ब्राह्मण का संबंध जो अथर्ववेद से है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस से दिल्ली का काजी नियुक्त किया? सिंह को, इब्न बतूता को, सिकंदर शाह को या बर्नी को? तो बताइए 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता को। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और रहला जो पुस्तक है, रहला नामक जो पुस्तक है वह इब्न बतूता की पुस्तक है। और यह जो था आपका इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। और ये जो था आपका मोरक्को का निवासी था। इसे याद रखिएगा। दिए गए प्रश्न में कौन सा जो सुमेलित आपका सुमेल जो आपका सही नहीं है पूछा गया? एक साइड आपका विभाग है, दूसरी साइड आपका शासक है। तो चलिए बताइए कौन सा आपका सुमेलित जो है नहीं है? तो 7 का। तो दीवान खैरात जो आपका फिरोज शाह तुगलक शासक ने शुरुआत किया था, ये सही है आपका। दीवान अर्श जो है बलबन ने, ये भी सही है आपका। दीवान कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये भी सही है आपका। और दीवान मुस्खरात जो आपका फिरोज शाह तुगलक नहीं, ये जो है दीवान मुस्खरात जो आपका फिरोज शाह तुगलक नहीं। इसने किसे दीवान मुस्खरात को किसने किया? आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान मुस्खरात विभाग की स्थापना जो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, और इसका ये जो थे आपका दीवान मुस्खरात जो था यह वित्त विभाग था। दीवान मुस्खरात क्या था? आपका वित्त विभाग था। तो इसे भी याद रखिएगा। और दीवान खैरात जो था यह आपका दान विभाग था। और दीवान अर्ज जो था आपका यह सैन्य विभाग था। और दीवान कोहिक जो था यह आपका कृषि विभाग था। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? 1556 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में या 1564 ईस्वी में? तो बताइए 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1562 ईस्वी में। तो प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर ने स्वयं को 1562 ईस्वी में हरम दल से मुक्त किया था। इसने जो है दास प्रथा का अंत, अकबर ने जो है दास प्रथा का अंत भी जो है 1562 में ही किया था, दास प्रथा का अंत भी। और अकबर द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ा गया था? आपका 1556 ईस्वी में। तो ये भी याद रखिएगा। अकबर द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध जो कब लड़ा गया था? आपका 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अकबर ने जो है बिहार प्रांत पर कब आक्रमण किया था? आपका अकबर ने बिहार प्रांत पर कब आक्रमण किया था? 1574 से 75 में बिहार प्रांत को जीता था। 1574 से 75 में अकबर ने जो बिहार को जो जीता था। और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। जैन धर्म गुरु हरिविजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि दिया था। जैन धर्म के जो गुरु थे हरिविजय सूरी, इन्हें जो है अकबर ने जो है जगत गुरु की उपाधि दी थी। ये भी याद रखिएगा। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर या अली वर्दी खां? तो 1740 ईस्वी में जो है अली वर्दी खां बंगाल का शासक बना। इसने सत्ता संभालते ही मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग के समय, लॉर्ड हेस्टिंग के समय या लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डलहौजी? तो बताएं 10 का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, तो ये जो था आपके 1772 में जो है ये 1772 में जो बंगाल के गवर्नर बना। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। याद रखिएगा। और इनके समय जो है 1781 में, वॉरेन हेस्टिंग के समय 1781 में जो है कोलकाता में प्रथम मदरसा को जो स्थापित किया गया था 1781 में। और 1775 में, और 1775 से 82 में जो है 1772 से 82 तक जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह भी वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। और 1784 में जो है 1784 में दी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है बंगाल में जो हुआ था सर विलियम जोन्स ने जो किया था, ये भी जो आपका हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, यह भी वॉरेन हेस्टिंग के समय ही आया था। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा।
बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू कब हुआ? 19 जुलाई 1905 को, 22 जुलाई 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को या 20 अक्टूबर 1905 को? तो बताइए 11 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को जो है लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल विभाजन की घोषणा किया था 19 जुलाई 1905 को, और यह लागू कब हुआ था आपका? 16 अक्टूबर 1905 को। कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को जो है यह लागू हो गया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए 12 का आंसर बताइए क्या होगा? भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? बिहार, ओडिशा, पंजाब या झारखंड? तो बताइए 12 का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो भूमिज विद्रोह का संबंध वर्तमान में झारखंड से है। झारखंड से और विद्रोह आप याद रख सकते हैं, जैसे चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, ये सारे आप याद रख सकते हैं। कहाँ से हुआ था आपका? यह झारखंड से हुआ था, तो याद रखिएगा आप। चलिए 13 का आंसर बताइए क्या होगा? किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे और राजनीतिज्ञ हैं? लॉर्ड कर्जन, बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड डॉफ्रिन या अरविंद घोष? तो बताइए 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस संस्था से जुड़े लोगों को पदों के भूखे कहकर संबोधित किया था। अरविंद घोष ने जो है, और अरविंद घोष के बारे में याद रखिएगा, अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था का, अरविंद घोष ने जो है कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया। ये भी आप याद रखिएगा पॉइंट। जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में या 1924 ईस्वी में? तो बताइए 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इस घटना की जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने जो है 28 मई 1920 को जो अपनी रिपोर्ट जो है जारी किया था। 15 का आंसर बताइए क्या होगा? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खां, अमर सिंह, मोहम्मद इकबाल, वीर सावरकर? तो बताइए 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां। तो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तक भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक सर सैयद अहमद खां हैं, तो याद रखिएगा। और वीर सावरकर की पुस्तक का क्या नाम है आपका? वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है वीर सावरकर की पुस्तक है। और मोहम्मद इकबाल की पुस्तक का क्या नाम है आपका? तराने हिंद। तराने हिंद जो पुस्तक है, यह तराने हिंद जो पुस्तक है यह मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है। और याद रखिएगा एक सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दी रिवॉल्यूशनरी जो पुस्तक है सचिंद्र नाथ सान्याल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? कर्णप्रयाग। तो अलकनंदा एवं पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा नदी और भागीरथी का जो संगम होता है वो क्या कहलाता है? देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है वो क्या कहलाता है? आपका देवप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है वो क्या कहलाता है? आपका देवप्रयाग कहलाता है, याद रखिएगा। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम होता है वो क्या कहलाता है? आपका रुद्रप्रयाग कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की बहुलता होती है? जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में या ए और बी दोनों में? तो बताइए 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किस में? तो ब्लैक सॉइल में। किस में? काली मिट्टी में। तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की जो बहुलता होती है, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसे जो है आपका काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और इसे जो कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। काली मिट्टी जो मुख्यतः आपका महाराष्ट्र हो गया, मुख्यतः आपका महाराष्ट्र
गुजरात और कर्नाटक क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें जो है मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है काली मिट्टी में। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है पाक स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट, डंकन पास या 10 डिग्री चैनल। तो बताइए 18 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? डंकन पास। क्या हो जाएगा? डंकन पास। तो डंकन पास जो होगा दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को जो है डक्कन पास जोड़ती है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को डक्कन पास जोड़ती है, जबकि तमिलनाडु एवं श्रीलंका को पाक स्ट्रेट जोड़ती है। और 10 डिग्री चैनल जो आपका अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। तो लघु अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है कौन? 10 डिग्री चैनल। तो ये भी याद रखिएगा। नंदा देवी और नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो 19 का आंसर बताया क्या हो जाएगा? किसके भाग है? ट्रांस हिमालय का, हिमाद्री का, मध्य हिमालय का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 19 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसके? हिमाद्री का भाग है। तो हिमाद्री को हम लोग क्या कहते हैं? बृहत हिमालय कहते हैं या महान हिमालय कहते हैं। और हिमालय के श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी आपकी? 6,000 मीटर। कितना है? 6,000 मीटर है। इसमें जो आपका कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी जो है इसी हिमालय के भाग है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी जो है आपका किसके भाग है? आपका महान हिमालय के भाग है। इसे हिमाद्री कहते हैं या आप ग्रेट हिमालय कहते हैं। किसके? तो हिमाद्री को ही कहते हैं। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने राज्यों की सीमा लगती है आपका बी, आपका 4। कौन कौन सा होगा आपका? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और कौन सा आपका? मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और क्या आपका? मणिपुर। तो ये 4 भारत के राज्यों की सीमा जो है म्यांमार देश के साथ जो है लगती है। याद रखिएगा। काराकुम रेगिस्तान स्थित है आपका तुर्कमेनिस्तान में, ईरान में, सोमालिया में या दक्षिण अफ्रीका में। तो बताइए 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान। क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो काराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना आपका? 2,70,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है, जो आपका 11 देशों की सीमा को छूती है। तो ये भी याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में जो आपका स्थित नहीं है? ओमेगा झील, लाहोगा झील, बैकॉल झील या विनिपेग झील। तो बताइए 22 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विनिपेग झील जो आपका रूस में स्थित नहीं है। विनिपेग झील जो आपका रूस में स्थित नहीं है। ये कहाँ आपका विनिपेग झील आपका स्थित है? कनाडा में। कहाँ आपका? ये कनाडा में स्थित है। जबकि आपका जो है ओनेगा झील, आपका लाडोगा झील और बैकॉल झील ये कहाँ आपका है? रूस में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? आपकी कैस्पियन सागर। ये भी याद रखिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश जो है भू आवेशित देश जो है नहीं है? मतलब आपका लैंडलॉक कंट्री आपका कौन सा इसमें नहीं है पूछा गया है? अंडोरा, पलाऊ, मालडोवा या मलावी। तो बताइए 23 का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पलाऊ। तो पलाऊ जो है भू आवेष्टिक देश नहीं है। पलाऊ जो आपका ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है आपका। जबकि अंडोरा, मालडोवा एवं मलावी ये क्या आपका? लैंड लॉक कंट्री है आपका। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है आपका? तमिलनाडु में, राजस्थान में, केरल में या महाराष्ट्र में। तो बताइए 24 का आंसर हमारा क्या होगा? कहाँ पे? आपका केरल में। तो पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ आपका? केरल में है। जबकि आपका गिरना परियोजना कहाँ आपका? महाराष्ट्र में। जबकि गिरना परियोजना कहाँ आपका? महाराष्ट्र में। जबकि गिरना परियोजना कहाँ आपका? महाराष्ट्र में। ये भी याद रखिएगा। चलिए 25 का आंसर बताइए क्या होगा? बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। तो बताइए 25 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है सर्वाधिक जो है गन्ना का उत्पादन होता है। बिहार में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आपका कौन सा आता है? आपका पूर्वी चंपारण आता है, पश्चिम चंपारण आता है, सिवान आता है, गोपालगंज आता है। इसके क्षेत्र में कौन कौन आता है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज ये सारे जो है आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे जो है गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है बिहार में। रेखी समिति का संबंध किस कर से है? प्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से या आय कर से या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 26 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
इनडायरेक्ट टैक्स से, किससे? अप्रत्यक्ष कर से होता है। तो रेखीय समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। एल के झा समिति का संबंध किससे? आपका अप्रत्यक्ष कर से, ये भी याद रखिएगा। रेखीय समिति हो गया आपका, और एल के झा समिति, रेखीय समिति और एल के झा समिति का संबंध किससे? आपका अप्रत्यक्ष कर से है। जबकि वांगचू समिति का संबंध किससे? आपका प्रत्यक्ष कर से। प्रत्यक्ष कर से जो आपका वांगचू समिति का संबंध आपका किससे है? प्रत्यक्ष कर से है। तो ये भी याद रखिएगा। भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? ये याद रखिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या सागरमाला योजना, या सुकन्या समृद्धि योजना, या भारतमाला योजना। तो बताइए 27 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 2015 में आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू किया गया था, और सागरमाला परियोजना भी 2015 में शुरू किया गया था, और सुकन्या समृद्धि योजना भी आपका 2015 में शुरू किया गया था। लेकिन भारतमाला परियोजना जो आपका 2015 में जो है शुरू नहीं किया गया था। भारतमाला परियोजना जो है आपका 2017 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2017 में किया गया था। भारतमाला परियोजना 2017 में शुरू किया गया था। तो ये पूछा गया कौन सी परियोजना जो 2015 में शुरू नहीं किया गया था। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी जो है, यह भारतमाला परियोजना कब शुरू किया गया था? 2017 में, ना कि 2015 में। तो याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? दूसरी, तीसरी, चौथी, या पांचवी? तो बताइए 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन से? दूसरी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। ठीक है। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना कब का था? आपका 1956 से कब तक था? 1961 तक था। यह योजना क्या कहलाती है? आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसी योजना के अंतर्गत जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका कौन कौन सा? आपका दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। याद रखें, दुर्गापुर जो स्थापित किया गया था ये आपका ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। अब भिलाई जो किया गया था ये आपका रूस के सहयोग से किया गया था, और राउरकेला जो किया गया था ये आपका जर्मनी के सहयोग से किया गया था। तो याद रखिए। और दुर्गापुर कहाँ? आपका पश्चिम बंगाल में, और भिलाई कहाँ? आपका छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला कहाँ? आपका उड़ीसा में। तो ये भी याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। तो शिक्षा बीमा जो है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, या बैंक रेट, बैंक दर, या नगद आरक्षित अनुपात। बताइए 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स रेपो रेट। क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत बहुत ही अल्प अवधि के लिए आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों को जो है ब्याज दर पर जो है नगद प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? 5वीं, 6ठी, 7वीं, या 9वीं? तो बताइए 31 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7वीं। तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का प्रावधान है। किसमें? 7वीं अनुसूची द्वारा जो है आपका शुल्क और कर लगाने का जो है प्रावधान है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां दी गई थी, जिसमें अलग अलग संशोधनों के द्वारा जो 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। वर्तमान कितनी अनुसूचियां? आपके 12 अनुसूचियां हैं। तो ये तो आपको पता होगी। चलिए 32 का आंसर बताइए क्या होगा? भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, या एक और बी दोनों में? तो बताइए 32 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ पे देखा जा सकता है? प्रस्तावना में। तो भारतीय संविधान के तहत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम जो है कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारतीय प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का सार, उद्देश्य एवं दर्शन जो है प्रकट होता है। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 33 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18
में क्या है, समानता के बारे में उपबंध दिए गए हैं। समानता के मौलिक अधिकार का मूल लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का जो उन्मूलन करना है। तो चलिए 34 का आंसर बताइए क्या होगा। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान करती है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 56वां संविधान संशोधन। तो बताइए 34 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था, 1978 में। कब हुआ था, 1978 में। इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा जो है पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है राष्ट्रपति को कोई भी मामला जो मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान करता है। अब 42वां क्या कर दिया गया था, इस पर पाबंद कर दिया गया था कि राष्ट्रपति जो है कोई भी मामला जो है उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है आपका मोरारजी देसाई की सरकार बना था, मतलब गैर कांग्रेस की सरकार बना था, तब इसने जो है उसको पहले जैसा कर दिया गया था कि जो है राष्ट्रपति जो है कोई भी मामला पर मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेज सकता है। और 44वें संविधान संशोधन के तहत ही जो संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया था और उसे किस में डाल दिया गया था, 300 को में। तो ये किस में, तो इस संशोधन कब हुआ था, संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही किया गया था। आपका जो आंतरिक अशांति जो होता था, जिसपे जो आपका राष्ट्रीय पाल लगता था, उसको खत्म कर क्या कर दिया गया था, सशस्त्र सीमा विद्रोह कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? एक के.एस. हेगड़े, जी.बी. मालवणकर, बी.आर. जाखड़ या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 35 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जी.बी. मालवणकर। क्या हो जाएगा, जी.बी. मालवणकर। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे आपके, जी.बी. मालवणकर थे। और इनके विरुद्ध जो है, इनके विरुद्ध 15 दिसंबर 1954 को जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? जून 2005 में, अगस्त 2005 में, अक्टूबर 2005 में या दिसंबर 2005 में। तो बताइए 36 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जून 2005 में। कब हो जाएगा, जून 2005 में। तो तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम को 5 जून 2005 में स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि इसे जो 12 अक्टूबर 2005 में जो है लागू कर दिया गया था। कब, 12 अक्टूबर 2005 में से जो है लागू कर दिया गया था। और स्वीकृति कब प्रदान किया गया था आपका, 15 जून 2005 को। ऐसे इस लागू कब किया गया था, 12 अक्टूबर 2005 को। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सचिव, मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य। तो बताइए 37 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौन करता है, पंचायत सचिव। कौन करता है, पंचायत सचिव। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व राज्य पंचायती कर्मचारी करता है, जिसे पंचायत सचिव या ग्राम सेवक भी कहते हैं। चलिए 38 का आंसर बताइए क्या होगा। उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सा कथन जो आपका सही है? तो चलिए बनाइए। संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। 38 का, तो ये आपका सही है, पहला आपका कथन जो सही है। दूसरा, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो ये भी आपका कथन जो आपका सही है। तो दोनों कथन जो आपका सही है, लेकिन जो है दोनों मतलब आपका जो है एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहा। दोनों जो है आपका ए एवं बी दोनों जो है आपका सही है, परंतु बी जो है आपका ए का जो है आपका सही स्पष्टीकरण नहीं। इसमें दिया गया संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग की है। और दूसरा में क्या दिया गया, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। दोनों कथन में जो कोई संबंध नहीं है, दोनों कथन में जो आपका कोई संबंध नहीं है। बी जो है आपका ए का जो है स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए भी तो सही है, हमारा ए भी तो सही है, लेकिन बी जो है आपका ए का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो देखिए किस में हमारा आंसर है, ए बी आपका दोनों सही है, परंतु बी जो है सही स्पष्टीकरण जो है नहीं है ए का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी।
हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? 1947 में, 1949 में, 1951 में या 1952 में? तो बताइए 39 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1949 में, ऑप्शन नंबर बी। तो 14 सितंबर 1949 को, तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसी याद में जो है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है इसीलिए। पंचायती राज दिवस, पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 40 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पंचायती राज किसका विषय है आपका? राज्य सूची का विषय है। किसका विषय आपका? राज्य सूची का विषय है। तो सूचियाँ किसमें आपका? 7वें सूची में जो है, 7वें सूची में आपका सूचियाँ हैं। इसमें आपका संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो था पहले आपका 97 विषय था, अब हो गया 100 विषय हो गया। और राज्य सूची पर आपका 66 विषय था, अब हो गया 61 विषय हो गया। और समवर्ती सूची में जो था पहले 47 विषय था, अब कितना हो गया आपका? 52 विषय हो गया। तो संघ सूची में पहले 97 विषय था, अब 100 विषय हो गया। राज्य सूची में पहले 66 विषय था, अब 61 विषय हो गया। समवर्ती सूची में जो आपका पहले 47 विषय था, अब कितना हो गया आपका? 52 विषय हो गया। तो ये याद रखिएगा। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या आपका? बताइए 41 का आंसर बताइए क्या है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना क्या है आपका? हरित गृह मतलब क्या? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का अर्थ है आपका वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है आपका? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो ये पूछा गया हरित प्रभाव का अर्थ क्या आपका? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव मतलब आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछा गया। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते प्रभाव के कारण ताप बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जो है किसने दिया था? जोसेफ। ग्रीन हाउस की संकल्पना किसने दिया था? जोसेफ फोरियर ने। किसने दिया था? जोसेफ फोरियर ने दिया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए 42 आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो बताइए 42 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है, ये दोनों हैं। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन दायनी ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है जो हमारे लिए जो हानिकारक है। तो CO2 जो आपका गैस जो है आपका जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक आपका दोनों है। 43 का आंसर बताइए क्या होगा? कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है आपका किससे? प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, जैव सुरक्षा समझौता से या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 43 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो किससे? जैव सुरक्षा समझौता से। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। इसे जो है 29 जनवरी 2000 में स्वीकार किया गया था। यह समझौता जो है 2003 से प्रभावी हुआ था। कब से हुआ था? 2003 से प्रभावी हुआ था। इसे स्वीकार कब किया गया था आपका? 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया। और इसे यह प्रभावी कब हुआ? 2003 से जो है यह प्रभावी हो गया। कब से? 2003 से यह प्रभावी हो गया। ये भी याद रखिएगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? कच्छ का रण में, सुंदरबन में या मालाबार तट में या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 44 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? तो सुंदरबन में। तो ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में अधिक पाए जाते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ आपका? सुंदरबन में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1952 में, 1972 में, 1980 में या 1988 में? तो बताइए 45 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1972। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को जो है 9 सितंबर 1972 को जो है पारित किया गया था। और इस अधिनियम में कुल कितने धाराएं आपके? 66। इस अधिनियम में जो आपका 66 धाराएं हैं, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में
से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया, नहीं पूछा लिखा गया? कौन सा? विसर्जन, द कोर्ट ट्रांसफर, गार्डनर या नेचर क्योर? तो बताइए 46 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? नेचर क्योर। यह जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है नहीं लिखा गया। बाकी विसर्जन, द कोर्ट ट्रांसफर या गार्डनर ये जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है लिखा गया है। चलिए आते हैं 47 की तरफ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? 1935 में, 1937 में, 1936 में या 1948 में? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 47 का? तो कब किया गया था? 1937 में। कब? 1937 में। तो महात्मा गांधी को कुल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। और पहली बार 1937 में, और पहली बार जो इन्हें 1937 में जो है नामित किया गया था। कब? 1937 में। और टोटल जो इन्हें 5 बार जो है नामित किया गया था। कितने बार? टोटल 5 बार जो है नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। और अंतिम बार जो 1948 में जो है इन्हें नामित किया गया था। ये भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का जो मुख्यालय आपका कहाँ है? वियना, न्यूयॉर्क, पेरिस या जेनेवा? तो बताइए 48 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ पे है? वियना। कहाँ? वियना। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की जो है राजधानी है। ये का इसका मुख्यालय कहाँ आपका? वियना में है। और गैट का मुख्यालय कहाँ आपका? जेनेवा में। गैट का मुख्यालय कहाँ आपका? जेनेवा में। गैट का मुख्यालय कहाँ आपका? जेनेवा में। जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ का मुख्यालय कहाँ आपका? जेनेवा में है। और आपका लुसाने में जो आपका, याद रखिएगा, लुसाने में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है लुसाने में। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ आपका? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ आपका? पेरिस में। तो ये भी याद रखिएगा। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? लूना 9, अपोलो 11, लूना 3 या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 49 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है क्या? लूना 9। तो चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9 है। यह कब उतरा था आपका? 21 अक्टूबर 1968 को, 21 अक्टूबर 1968 में उतरा था। लूना 3 जो है पहला अंतरिक्ष यान है। लूना 3 जो था यह पहला अंतरिक्ष यान है जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ का चित्र भेजा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। तो ये भी याद रखिएगा। लूना जो 3 है आपका, यह जो है यह आपका यह जो है आपका पहला अंतरिक्ष यान है। लूना 3 जो है पहला अंतरिक्ष यान है जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ का चित्र भेजा था जो पृथ्वी से हमें दिखाई नहीं देता है। याद रखिएगा। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो 50 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो कहाँ पे आपका? ये ओडिशा में। तो रत्नागिरी मठ कहाँ आपका? ओडिशा में। कहाँ आपका? ओडिशा में। ठीक है। यह प्राचीन काल में यह एक महाविहार मतलब बौद्ध मठ था। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अष्टक नियम पर या द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर या स्थिर अनुपात का नियम पर या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 51 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किस पे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम पे। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान एक समान होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों एवं उत्पादों में एक समान होती है। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे आपका क्या हो गया? 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया करें कितना? 2MgO। कितना हो जाएगा? 2MgO। तो आपका 2Mg प्लस O2 क्या आपका अभिकारक है? और 2MgO क्या आपका उत्पाद है? चलिए 52 की तरफ आते हैं। चलिए 52 का आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 या CH3COOH या इनमें से सभी? तो बताइए 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। यह जो आपका दुर्बल अम्ल है, ठीक है, जिसमें आपका OH माइनस आपका आयन हो जाता है, वो क्या हो जाता है आपका? क्षारीय हो जाता है आपका। जिसमें H प्लस आयन रहता है वो क्या रहता है आपका? अम्लीय रहता है। ये क्या आपका अम्लीय रहता है या आपका क्या? क्षारीय। तो देखिए आपका OH यहाँ पे आ गया। तो जिसमें OH रहता है वो क्या हो जाता है आपका? दुर्बल अम्ल हो जाता है। मतलब वो क्या होता है? क्षारीय रहता है। तो उसे क्या कर सकते हैं हम लोग? दुर्बल अम्ल। तो क्या इस हिसाब से क्या हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। दुर्बल अम्ल पूछा कौन सा? तो CH3COOH हो जाएगा। ठीक है। तो 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक जो है नहीं, कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम या हाइड्रोजन? तो बताइए 53 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का वर्णक है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है। इस प्रक्रिया में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा जल का मिश्रण उपयोगी होता है। हालांकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, यूरेनियम या पोटेशियम? तो बताइए 54 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसका ये कार्नेटाइट किसका अयस्क है आपका? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। तो ये याद रखिएगा, यूरेनियम का जो, और एल्यूमिनियम का याद रखिएगा अयस्क कौन कौन सा आपका? क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम और काओलिन। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन कौन सा आपका? क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम और काओलिन, ये जो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। और मैग्नीशियम का अयस्क याद रखिए कौन कौन सा? डोलोमाइट, इप्सम, लबन, कार्नेलाइट। मैग्नीशियम का अयस्क कौन कौन सा आपका? डोलोमाइट, इप्सम, लबन, कार्नेलाइट। और पोटेशियम का कौन कौन सा आपका अयस्क है? कार्नेलाइट और नाइटर। पोटेशियम का अयस्क कौन सा? कार्नेलाइट और नाइटर। और यूरेनियम का अयस्क कौन कौन सा आपका? कार्नेटाइट। कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड। कौन सा? कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड जो है आपका यूरेनियम का अयस्क है। ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए। तो बताइए 55 का आंसर बताइए क्या होगा? तो पूछा गया कौन सा कथन जो आपका सत्य है? कौन सा कथन जो आपका सत्य है? तो क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व है। हाँ सही आपका। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। ये भी सही आपका। लेड ऑक्साइड को लिथॉर्ज कहा जाता है। ये भी सही आपका। तो इस हिसाब से आपका कौन सा 1, 2, 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एवं टेनेसाइन जो है आपका वर्ग 17वें के सदस्य हैं। ये तत्व संयुक्त रूप से हैलोजन कहलाते हैं। और गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। और लेड ऑक्साइड को क्या कहता है? लिथॉर्ज कहा जाता है, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबर उत्पादन में तथा स्टोरेज बैटरी के निर्माण में किया जाता है। जाते हैं 56 की तरफ। किसी बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? बिलियन का क्वथनांक, बिलियन की श्यानता, बिलियन की सांद्रता या बिलियन की शुद्धता? तो बताइए 56 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिलियन की सांद्रता। तो किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात उस बिलियन की सांद्रता कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी बिलियन की प्रति इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं? बिलियन की सांद्रता कहते हैं। ऐसे याद रखिए बिलियन 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 की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा हमारा? विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे क्या हो जाएगा हमारा? बिलियन की मात्रा। विलय की मात्रा बटे क्या है? बिलियन की मात्रा। तो क्या होता है? बिलियन की सांद्रता बराबर क्या होता है? विलय की मात्रा बटे क्या होता है? बिलियन की मात्रा। अब विलय क्या होता है आपका? जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, आपका विलय हो जाता है। अब विलायक क्या होता है आपका? जैसे पानी हो गया, तेल, ये सब क्या आपका? विलायक है। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? मैथिल अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल को, एथिलीन ग्लाइकोल को या ग्लिसरॉल को? बताइए 57 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैथिल अल्कोहल को। तो मैथिल अल्कोहल या मैथनॉल CH3OH को जो है कास्ट स्प्रिट मतलब वुड स्प्रिट भी कहते हैं, क्योंकि इसे लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त किया जाता है। मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। यह हल्का, वाष्पशील, रंगहीन, ज्वलनशील द्रव्य है जिसकी गंध एथेनॉल जैसे होती है। मनुष्य द्वारा इसके अधिक सेवन के कारण अंधापन या मृत्यु भी हो सकती है। तो मैथिल अल्कोहल के अधिक सेवन से जो है अंधापन और मृत्यु भी हो सकती है। पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण, परासरण, एंडोसाइटोसिस या संकुचन? तो बताइए 58 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 58 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा? क्या? तो परासरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? परासरण। तो परासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जो है जल अवशोषित करते हैं। पौधों की कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल का संचालन होता है। यह क्रिया जाइलम ऊतकों का द्वारा जो है संपन्न होता है। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में परासरण की मुख्य भूमिका होती है। 59 का आंसर बताइए क्या होगा?
निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कौन सा? क्रोमोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। तो 59 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग जो है प्रदान करता है, और क्रीमोप्लास्ट जो है रंगीन लवक होता है। और आपका क्रीमोप्लास्ट, और एक याद रखिएगा क्रीमोप्लास्ट और क्रीमोप्लास्ट जो होता है आपका, यह रंगीन लवक होते हैं। क्या होता है? रंगीन लवक। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? आपके रंगीन लवक होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन लवक होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट याद रखिए, ल्यूकोप्लास्ट यह जो है मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पोषक तत्वों का संचय का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा वसा जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो एक रंगहीन लवक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या आपका रंगहीन लवक है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है, जो भोजन के संश्लेषण में जो है सहायक होता है। तो ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा फ्लोएम का जो भाग नहीं है? चाली नलिकाएं, सह कोशिकाएं, बाष्ट तंतु या वाहिकाएं? तो बताइए 60 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा? तो वाहिकाएं जो आपका फ्लोएम का जो भाग नहीं है। तो फ्लोएम का जो है, फ्लोएम निम्न में से 4 तत्वों का बना होता है। किस किस का बना रहता है? आपका चाली का बना रहता है, चाली नलिकाएं का बना रहता है, और सह कोशिका का बना रहता है, और आपका बाष्ट तंतु का बना रहता है, और किसका? फ्लोएम मृदुतक का। और चौथा क्या हो जाए आपका? फ्लोएम मृदु तक का। तो कौन सा? चाली नलिका, सहकोशिका, बाष्प तंतु और फ्लोएम मृदु तक का जो है बना रहता है फ्लोएम। और इसमें जो फ्लोएम का भाग कौन सा नहीं? आपका वाहिका जो फ्लोएम का भाग नहीं है। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतु का लक्षण है? एनालिडा, पॉरीफेरा, नीमेटोडा या इकाइडोडर्मिटा? तो बताइए 61 का आंसर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इकाइनोडर्मिटा। तो संघ इकाइनोडर्मिटा का कुछ प्रमुख लक्षण है। कौन सा? इस संघ के जंतु कैसा होते हैं? समुद्री होते हैं। इनके त्वचा के ऊपर जहाँ तहाँ कांटे निकले होते हैं, इन्हें इकाइनोडर्म कहते हैं। तीसरा, इसमें एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र या जल संवहन नाल तंत्र होता है, जो प्रचलन तथा शोषण में सहायक होता है। जैसे हो गया आपका स्टारफिश हो गया, और सी आर्चिन हो गया, और बिटल स्टार हो गया। ये क्या है? आपके इकाइनोडर्मिटा के उदाहरण है। कौन कौन से? स्टारफिश, सी अर्चिन और ब्रिटल स्टार। ये क्या है? आपके इकाइनोडर्मिटा के उदाहरण हैं। और इकाइनोडर्मिटा के जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? एकलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एकलिंगी होते हैं। रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं क्या? थ्रोमोसाइट, मोनोसाइट या लिम्फोसाइट या तंत्रिका तंत्र उत्तक? तो बताइए 62 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बोसाइट। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। रक्त प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का प्रमुख कार्य है रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। और लिम्फोसाइट जो आपका, ये एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? मलेरिया, मधुमेह या रक्तक्षीणता या गठिया? तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो रोग है संक्रामक रोग है। तो कौन सा रोग संक्रामक है? आपका ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। तो सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले लोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। क्या? संक्रामक रोग। जैसे कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मलेरिया तथा फाइलेरिया, ये सब क्या आपके संक्रामक रोग है। कौन कौन से? मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, कॉलरा, फाइलेरिया, ये सब क्या आपका संक्रामक रोग है। तो पूछा गया निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो क्या हो जाएगा हमारा? मलेरिया। आपका मधुमेह जो संक्रामक रोग नहीं है, और रक्तक्षीणता संक्रामक रोग नहीं है, और गठिया जो आपका संक्रामक रोग नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है, मलेरिया संक्रामक रोग है। पूछा गया भैंसों की उत्तम नस्ल महसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? भैंसों की उत्तम नस्ल महसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? महाराष्ट्र में, पंजाब एवं हरियाणा में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो बताइए 64 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कहाँ? गुजरात में। तो हमारे देश में भैंसों की लगभग 10 प्रजातियां पाई जाती है। कौन कौन सा? नागपुरी, सुरती, महसाना, नीली रवि तथा जाफराबादी। जिसमें महसाना तथा सुरती भैंसों का नस्ल सामान्यतः गुजरात में पाया जाता है। भैंस के दूध में वसा, विटामिन ई,
प्रोटीन तथा कैल्शियम एवं फास्फोरस नामक खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। भैंस के दूध में वसा, विटामिन ई, प्रोटीन तथा कैल्शियम एवं फास्फोरस नामक खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होगा? जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फ्लोरोजेंस। तो बताइए 65 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन हार्मोन की खोज कब किया गया था आपका? 1880 में। कब किया गया था? 1880 में जो ऑक्सिन हार्मोन की खोज किया गया था। किसने किया था? इसका खोज किया था डार्विन ने। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने जो है खोज किया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। ठीक है। इसका ऑक्सिन का क्या क्या कार्य है आपका? पत्तियों के विलयन को रोकना। ऑक्सिन का कार्य पत्तियों के जो अलगाव को है रोकना, और खर पतवार को जो है नष्ट करना, और फलों को गिरने से बचाना। ये किसका काम है आपका? ऑक्सिन का काम है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है? न्यूनतम, सर्वाधिक या शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 66 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो पृथ्वी के ध्रुव पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण का मान कैसा होता है आपका? सर्वाधिक होता है। तो पृथ्वी जो है आपका जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, तथा विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर पर जो होता है न्यूनतम होता है। इक्वेटर पर न्यूनतम होता है और ध्रुव पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। जी का मान कितना होता है? छोटी जी का मान क्या होता है आपका? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोटी जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जो आपका गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति अगर बढ़ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण का मान जो है आपका कम हो जाएगा। और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर क्या होगा आपका? छोटी जी का मान क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। पृथ्वी घूर्णन गति घट जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? एंडरसन द्वारा, पाउली द्वारा, आइंस्टीन द्वारा या युकावा द्वारा। तो बताइए 67 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन द्वारा। तो आइंस्टीन के द्वारा जो है फोटोन कण की खोज की गई। इस कण को जो फोटोन कण जो है यह प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फोटोन कण का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और मेसोन कण की खोज किसने किया था? हिकेडी ने। किसने किया था? हिकेडी ने। अब पूछा जाएगा मेसोन कण की खोज किसने किया था? हिकेडी युकावा ने। किसने किया था? युकावा ने जो है आपका मेसोन कण की खोज किया था। युकावा ने जो आपका मेसोन कण की खोज किया था युकावा ने किया था। इसी उपलक्ष्य में जो उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1949 में दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? मतलब क्या जो है नहीं बदलता है? आवृत्ति, चाल, तरंग दैर्ध्य या बी और सी। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 68 का कौन सा? जो आवृत्ति। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति जो है यह चेंज नहीं होता। आवृत्ति जो आपका यह नहीं बदलता है। तो याद रखिएगा। जबकि तरंग दैर्ध्य हो गया आपका, चाल हो गया आपका, ये क्या होता है आपका? बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। ध्वनि की चाल पर जो है दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी याद रखिए। ध्वनि की चाल पर जो आपका प्रेशर मतलब दाब का जो है आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर जो है प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रित क्षार के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट, बोरॉन, भारी जल या बी तथा सी दोनों। तो बताइए 69 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या? बोरॉन। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में बोरॉन या कैडमियम की क्षार का जो है प्रयोग किया जाता है। दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण आपका नहीं है? कार्य, त्वरण, बल या इनमें से सभी। तो बताइए 70 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या? कार्य। सदिश राशि से तात्पर्य वैसी भौतिक राशि से है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण आदि सदिश राशि का उदाहरण है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण आदि क्या? सदिश राशि का उदाहरण है। जबकि कार्य, समय, विद्युत धारा, ताप, दाब, आयतन तथा चाल ये सब क्या आपका अदिश राशि का उदाहरण है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? पर्यटन मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। तो बताइए 71 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय। तो दिसंबर 2022 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया।
इस महोत्सव का उद्देश्य देश की प्रतिष्ठित कला संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करना था। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? शिव शंकरी को, या डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, या डॉक्टर चंद्रदेव सिन्हा को, या असगर बजाहत को? तो बताइए 72 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी किसको? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो वर्ष 2022 का व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। यह सम्मान उनके व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए, इनकी उपन्यास कौन सा? पागल खाना के लिए जो है इन्हें 2022 का व्यास सम्मान दिया गया। उपन्यास का क्या नाम था? पागल खाना के लिए जो है प्रदान किया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और वर्ष 2021 का पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है पहले का भी। तो वर्ष 2021 का जो है यह व्यास सम्मान किसे दिया गया था? आपका असगर बजाहत को। 2021 में किसे दिया गया था? 2021 में दिया गया था व्यास सम्मान असगर बजाहत को। और 2022 में किसे दिया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो आप दोनों साल का याद रख सकते हैं। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, या IIT गांधीनगर, या IIT रुड़की? तो बताइए 73 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए IIT खड़गपुर। कहाँ? IIT खड़गपुर। और परम शक्ति जो आपका IIT खड़गपुर में, परम शक्ति कहाँ आपका? IIT खड़गपुर में है। और परम कामरूप कहाँ आपका? IIT गुवाहाटी में। परम कामरूप कहाँ आपका? सुपर कंप्यूटर ये आपका कहाँ है? आपका IIT गुवाहाटी में। कहाँ आपका? IIT गुवाहाटी में, ठीक है। और IIT गांधीनगर में कौन सा आपका? IIT परम अनंत। कौन सा आपका? परम अनंत जो आपका कहाँ आपका? IIT गांधीनगर में। और परम गंगा ये कहाँ आपका? रुड़की में। परम गंगा कहाँ आपका? रुड़की में है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए 74 का आंसर बताइए क्या है? कौन सा कथन आपका सही है? इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, ये सही है आपका। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है आपका। डेनमार्क आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, ये भी सही है आपका। तो तीनों आपका जो है सही है, तीनों आपका जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर टी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना में किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइबर लोन 1 का जो शुभारंभ किया गया? मिस्र के साथ, फ्रांस के साथ, बांग्लादेश के साथ, या मालदीव के साथ? तो बताइए 75 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मिस्र के साथ। किसके साथ? मिस्र के साथ। तो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास जो साइक्लोन, कौन सा? साइक्लोन 1। तो साइक्लोन 1 जो है आपका भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का जो आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास है, ये भी याद रखिए। कौन सा? साइक्लोन 1। भारत और मिस्र के बीच जो है ये युद्ध अभ्यास है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर, दिल्ली, भोपाल, या इंदौर? तो बताइए 76 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ पे? इंदौर में। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ पे? इंदौर मध्य प्रदेश में। इसके मुख्य अतिथि कौन थे आपके? गुयाना के राष्ट्रपति। इसके मुख्य अतिथि कौन थे आपके? 17वां प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे आपके? गुयाना के राष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद इरफान। कौन थे? मोहम्मद इरफान। कौन? मोहम्मद इरफान। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली तथा विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। और इसके अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली था। अब विशिष्ट अतिथि कौन था आपका? सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो थे इसके विशिष्ट अतिथि थे। तो ये दोनों पर्सन को आप याद रखिएगा। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, या जर्मनी? तो बताइए 77 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? स्पेन। क्या? स्पेन। तो मैड्रिड स्पेन में जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर का जो है आयोजन किया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन जो आपका असत्य है? बताइए। तो 78 का आंसर बताइए क्या? तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान आपका कर्नाटक का है, ये आपका सही है। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान जो आपका अंतिम से दूसरा, ये सही है आपका। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर, ये भी सही है आपका। और इसमें बिहार का स्थान जो अंतिम है, ये आपका गलत है। 78 का आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी। पूछा कौन सा सत्य? तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक जो है भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जबकि जबकि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। इसमें बिहार जो अंतिम से तीसरे स्थान पे है। बिहार किसमें आपका अंतिम से तीसरे स्थान पे, अंतिम में नहीं है कहाँ पे, तो अंतिम से किस पे है, अंतिम से तीसरे स्थान पे। बिहार का स्थान क्या अंतिम से तीसरे स्थान पर है। अब बिहार का रैंक क्या आपका 16वां, बिहार का रैंक क्या आपका 16वां, बिहार का रैंक क्या आपका 16वां है। और छोटे राज्यों में सिक्किम सिक्किम जो आपका श्रेष्ठ राज्य है, छोटे राज्यों में सिक्किम जो आपका श्रेष्ठ राज्य है। और उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे 18वां स्थान प्राप्त है। उत्तर प्रदेश को जो है सबसे नीचे 18वां स्थान प्राप्त हुआ। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता वर्ष, जैव विविधता हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो बताइए 79 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है घोषित किया है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बताइए 80 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कितनी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना है आपका? 13 करोड़ लगभग जो है, 13 करोड़ लगभग है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ है, जिसमें सबसे अधिक आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, किसका है? ओबीसी का। किसका? ओबीसी का सर्वाधिक आबादी इसमें कितना है उसका? 4 करोड़ लगभग है, 4 करोड़ 70 लाख लगभग है, ये भी याद रखिएगा। दी मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? एस दुलत या सुधा मूर्ति, आमिली हेनरी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 81 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। बताइए 82 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो आपका सही नहीं है? कौन सा कथन पूछा गया आपका असत्य है? कौन सा कथन जो आपका असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए 82 का आंसर क्या हो जाएगा? तो गोल्डन बूट पुरस्कार कैलियम एम्बाप्पे को दिया गया, ये सही है आपका। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, ये भी सही है आपका। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया, ये सही है आपका। और अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, ये गलत है आपका। पूछा गया सत्य, कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप प्रतियोगिता का 22वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था आपका? कतर दोहा में। कहाँ किया गया था? कतर दोहा में। कहाँ किया? कतर दोहा में। याद रखिए कहाँ किया गया था? कतर दोहा में किया गया था, ठीक है, आयोजन। और अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप में यह तीसरा खिताब प्राप्त है। अर्जेंटीना को दूसरा नहीं, कितना प्राप्त है? तीसरा खिताब प्राप्त है। अर्जेंटीना ने यह जो है तीसरी बार जो खिताब जीता है, कितना बार? तीसरी बार जो है खिताब जीता है। गोल्डन बूट जो है आपका किलियम एम्बाप्पे को दिया गया, तथा गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को दिया गया। और फीफा यंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया? एंजो फर्नांडिस को दिया गया। कहाँ के थे वो? अर्जेंटीना के थे, तो ये भी याद रखिएगा। 83 का आंसर बताइए क्या होगा? हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? बताइए किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? बताइए 83 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ। क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा। किसके? न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया था आपका? ऑप्शन नंबर ए, क्या? न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा, ठीक है। चलिए 84 का आंसर बताइए क्या होगा? निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा? उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल या मध्य प्रदेश। तो बताइए 84 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो दिसंबर 2022 में तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? जेसिंडा आर्डर्न को, या एंथनी अल्बनीज़ को, या क्रिस हेपकिंस को, या जॉर्जिया मेलोनी को। तो बताइए 85 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रिस हेपकिंस को।
तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन के त्यागपत्र के पश्चात क्रिस हिपकिंस को जो है नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वर्तमान में एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के तथा जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या बोला, एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के जो है ऑस्ट्रेलिया के तथा जॉर्जिया मेलोनी कहाँ के, इटली के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस हिपकिंस। और ये आपका एंथनी एल्बनीज, ये कहाँ के आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और जॉर्जिया मेलोनी कहाँ के, ये आपका इटली के प्रधानमंत्री हैं। और जेसिंडा आर्डन पहले थी, अब उसके जब क्या हो गया आपका क्रिस हिपकिंस, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता, योबेन फेरल, डेविड एलन चिपरफील्ड, पेट्रो पोरोसेंकी या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 86 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डेविड एलन चिपरफील्ड। तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को जो है दी प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जोधपुर या लखनऊ। तो बताइए 87 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। कहाँ, अहमदाबाद में। तो भारतीय सेना के अहमदाबाद कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया। 88 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा सुमिलित सही सुमिलित है, एक तो उत्सव है, दूसरा तो राज्य है। तो बताइए 88 का आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा पूछा सही सुमिलित है। त्रिशूरपुरम उत्सव, ये तमिलनाडु में, ये गलत है आपका। ये कहाँ आपका, ये तमिलनाडु नहीं, ये कहाँ आपका केरल में, ये जो आपका केरल में। और खाची उत्सव मणिपुर में, ये भी आपका गलत है, ये मणिपुर में, एक नहीं, ये कहाँ आपका त्रिपुरा में। खाची उत्सव कहाँ आपका, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है। और तोड़िया उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है आपका। और परशुराम कुंड महोत्सव, ये छत्तीसगढ़ में नहीं आपका, ये कहाँ मनाया जाता है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। तो पूछा गया कौन सा सही सुमिलित, कौन सा तोड़िया उत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश, ये सही आपका है, बाकी आप गलत दिया हुआ था। त्रिशूल उत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका, ये केरल में मनाया जाता है। और खाची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका, त्रिपुरा में। और परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। और तोड़िया उत्सव कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारे जैसे पूछा सही सुमिलित कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। 89 का आंसर बताया क्या होगा। भारत सरकार ने काला जार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा, 2023 तक, 2025 तक, 2027 तक, 2030 तक। तो बताइए 89 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2023 तक। तो भारत सरकार द्वारा काला जार को समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक है, जबकि WHO द्वारा यह लक्ष्य जो है जबकि WHO द्वारा जो है काला जार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है आपका, 2030 तक है। और जो भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया, 2023 तक। और WHO द्वारा कब तक रखा गया, 2030 तक। वर्तमान में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, शैलेश पाठक, देवाशीष पांडा, हिमांशु पाठक या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं 90 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन, देवाशीष पांडा। क्या हो गया, देवाशीष पांडा। वर्तमान में देवाशीष पांडा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं तथा फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक हैं। शैलेश पाठक जो आपका किसके अध्यक्ष है, महासचिव आपका फिक्की के, किसके, फिक्की के। ठीक है, फिक्की के जो है महासचिव कौन आपका, शैलेश पाठक है। और हिमांशु पाठक जो है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं, ये भी याद रखिएगा। विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम क्या था आपका, क्लोज द केयर गैप, आई एम एंड आई विल या वी कैन आई कैन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 91 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 91 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, क्लोज द केयर गैप। क्या हो जाएगा, क्लोज द केयर गैप। तो प्रत्येक 4 फरवरी को जो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 का थीम क्या था आपका, क्लोज द केयर गैप। तो 92 का आंसर बताइए क्या होगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अकुला का संबंध किस खेल से, शूटिंग, कबड्डी, तैराकी या टेबल टेनिस। तो बताइए 92 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अकुला का संबंध टेबल टेनिस से है। अगस्त 2022 में सृजा अकुला ने अच्युता शरत कमल के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। चलिए आते हैं 93 की तरफ।
न 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जर्मनी, जापान, इटली या मिस्र? तो बताएं 93 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जापान। ठीक है, तो 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो आपका 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो आपका जापान में किया जाएगा। ठीक है, 49वां। और 48वां कहाँ किया गया था आपका? 48वां जो आपका कहाँ किया गया था आपका? जर्मनी में। और 50वां कहाँ किया जाएगा? अब 50वां कहाँ किया जाएगा आपका? इटली में। कहाँ किया जाएगा आपका? इटली में जो है 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 50वां कब किया जाएगा आपका? 2024 में। ये भी याद रखिएगा। तो ये कब होगा? 2023 में। 2024 में जो होगा 50वां होगा कहाँ होगा? इटली में होगा। ठीक है, और इसके पहले जो हुआ था आपका 2022 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था आपका? जर्मनी में हुआ था। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? बताइए 94 का आंसर बताइए कितना? तो ऑप्शन नंबर बी, तो कितना हो जाएगा? 7,06,08,45 करोड़ जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 95 का आंसर बताइए क्या होगा? आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का क्रम कौन सा है? बताइए 95 का बताइए आंसर कौन सा? पहले तो पहले सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर यूएई। कौन सा? सिंगापुर, मॉरिशस, फिर यूएई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो भारत में टॉप 3 निवेश करने वाला देश हैं कौन कौन सा आपका? सिंगापुर 1 नंबर पे, मॉरिशस 2 नंबर पे, 3 नंबर पे यूएई। ये तीनों जो भारत में एफडीआई मतलब निवेश करने वाले 3 टॉप देश हैं। ठीक है, अब भारत में टॉप 3 एफडीआई की आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन कौन से आपका? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और सेवाएं और व्यापार। 96 का आंसर बताइए। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मौसो 15 हो तो दोनों संख्याओं का लौसो क्या होगा? तो बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो जानते हैं पहली संख्या क्या हो जाएगा? 15 गुना 3 करेंगे 45 जो हमारे पहली संख्या हो जाएगा। फिर 15 गुना 4 करें 60 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया कि दोनों संख्याओं का लौसो अब पूछा गया, तो दोनों संख्याओं का लौसो ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूछा गया दोनों संख्याओं का लौसो, तो सिंपल है। तो लौसो का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, फिर क्या होता है? मौसो होता है। तो निकाल लीजिए दोनों संख्या गुणनफल कितना? 45 गुना 60। कितना है? 45 गुना 60। इसका आपका लॉसो कितना हो जाएगा आपका? 15 से कटेगा। इसका मौसो कितना हो जाएगा आपका? 15। कितना हो जाएगा? 15। कितना आपको मौसो कितना दिया? 15। काट लीजिए, 15 दिया 45, तो 6 दिया 18, 180। कितना हो जाएगा? 180। तो 180 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और 97 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल है, इसको बना सकते हैं। ये सारे आप मेरे वीडियो देखते हो मैथ का, तो आप इजीली बना सकते हैं उसको। एक्स प्लस मतलब 6 क्रमिक संख्या, तो उसको मान के आप बना सकते हैं। नहीं तो एक सिंपल तरीका, अगर मेरा वीडियो देखते हैं उसके तो आप बना ही लेंगे। तो ऐसे आप बना सकते हैं इसको डायरेक्टली। क्या पूछा गया? 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना आपका? 25 दिया हुआ है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या तो सिंपल था आपका, क्या था? x+2 प्लस x+4 प्लस x+6। कितना हो गया? 1 2 3 4। पूछा गया 6 ना, तो x+8 x प्लस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। अब बराबर कितना? 25 दिया हुआ है और संख्या कितनी? 6। तो 25 गुना 6 करें कितना हो जाएगा हमारा? 25 गुना 6 कितना? 150। तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 150 हो जाएगा। और x कितना हमारा? 1 2 3 4 5 6। x कितना हमारा? 6। तो 6x प्लस 2 प्लस 4 6 6 6 12 12 12 8 कितना? 20। और 20 और कितना ये हमारा? 20 10 30। तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस 30 6x प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 150। कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, जब आपको उधर जाएगा तो घट जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 120 हो जाएगा। तो 6x बराबर कितना? 120। तो 6 से काटें कितना बार कटेगा आपका? 20 बार कटेगा। कितना बार कटेगा? 20 बार कटेगा। पूछा गया कि आपका कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या था आपका? x था, और सबसे बड़ी संख्या क्या था आपका? x+10 था। ठीक है, तो ये दोनों का पूछा डिफरेंस। तो छोटी संख्या आपका x हो गया और बड़ी संख्या क्या हो गया आपका? x प्लस में x+10। तो x कितना हमारा है? 20 आया। तो 20 + 10 करें 30 आएगा। और 30 में जब हम x घटाएंगे मतलब 20 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 10 आएगा। तो ये पूछा गया सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 10 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तो 10 हो जाएगा। सिंपल है ये सब चीज़ें। तो मेरी वीडियो देखते हो तो कंटिन्यू तो आप बना सकते हैं सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें। तो ये भी आपका सिंपल है, बना सकते हैं। 98 का आंसर बना सकते हैं, आप इधर देख के बना सकते हैं। पूछा गया, तो इसमें पूछा गया क्या? विकर्ण की लंबाई। तो बर्ड का पूछा क्षेत्रफल। तो सिंपल है, पहले बर्ड का विकर्ण निकालेंगे हम, तो क्या हो जाता है? a + b। तो निकाल लीजिए उसका।
और फिर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 a² प्लस b² प्लस ab। तो सिंपली आप उस फॉर्मूला बैठा निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और 98 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये सिंपल आप इसका डिफरेंस करके निकालिएगा तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना का पहला हुआ ए का स्क्वायर हुआ, फिर 2 का क्यूब हुआ, ए का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। देखिए डिफरेंस आपका ए का क्यूब, फिर दो फिर कितना हो गया 2 का क्यूब, 2 4 8, तो कितना हो गया 6 2 8 8। इसमें क्या 3 का क्यूब हुआ, इसमें कितना 4 का क्यूब हुआ। जब यहाँ हम जाएंगे तो कितना होगा जाएगा हमारा 113 पास जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा एक कितना 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना 125, कितना 125, तो 113 प्लस 125 करें कितना आएगा 5 3 8 3 और 2 238, कितना आ जाएगा 238। तो 238 हमारा किस में, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो ये भी आपका सिंपल है, बना सकते हैं इसको चेंज करके, मतलब इसमें बैठा के आप बना सकते हैं। तो आप कौन सा बैठाइएगा तो आपका सही हो जाएगा आपका। तो पहला हम बैठा के देखते हैं 6 तथा 8 को बैठा के देखते हैं, ठीक है। 6 तथा 8 को जो हम आपस में बदल के देखते हैं, ठीक है। तो कितना 96 गुना 6 की जगह हम क्या लिखेंगे 8, माइनस कितना 8 की जगह क्या लिखेंगे 6 भागा 2, अब प्लस क्या है 3 बराबर क्या आपका 768 आपका आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा हमारा, भागा यहाँ पे है तो कितना 3 हो जाएगा, ठीक। और 96 गुना 8 कीजिएगा कितना हो जाएगा हमारा 96 गुना 8 कीजिएगा, और 96 गुना 8 और फिर -3 + 3 कितना हो जाएगा 768। जब आपका उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 768। तो ये भी आपका 768 आ जाएगा, ये भी आपका 768, मतलब आपका जो पहला जो आपका सही है, पहला जो आपका सही है। तो चलिए ये पूरा कंप्लीट कर दिया गया। ये इरोटेरिया का जो था वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट था पहला बिहार दरोगा का, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल कराए गए हैं इसमें सारे। तो चलिए कैसा लगा ये वीडियो, लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।